अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 9 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता आपस में हम बैठे हैं। दो इश्यूज़ पे बात करनी है, बहुत ही अहम इशू है। एक तो शहबाज शरीफ का FIA में जो केस है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से वो क्या है, और दूसरा जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के हवाले से लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या है। दोनों पे तफसीली बात करूंगा मैं। और सबसे पहले चलते हैं अपना शहबाज शरीफ के केस के बारे में। आपको पता है पिछली तारीख पे शहबाज शरीफ अदालत में नहीं आए थे, और उसके बाद यानी कमर दर्द का बहाना कहें या जो मर्ज़ी कहें, और उसकी मेन वजह मैं आपको बताता चलूँ, मैं फिर दोहराता हूँ। वो गुड कॉप और बैड कॉप के कॉन्सेप्ट को, ये बीमारी हो गई ना, ये बीमार हो गए और मरियाँ बाहर निकल आई। देखें ना, जब बारिशें होती हैं तो फिर कीड़े मकोड़े तो बाहर निकलते हैं ना। तो ये ड्रामा पूरा एक हैच किया गया, उसमें बड़ी तफसीली बात कर रही हैं, और वो मैं बात करूँगा अगले प्रोग्राम के अंदर, जो या तो इतवार की रात को 10 अक्टूबर को या पीर की सुबह को, वो मैं डिसाइड कर लूँगा। और उसमें मैंने सारी गुफ्तगू क्या कर रही हैं आपके साथ, और उसमें मैं सारी तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 13 अक्टूबर को जो समाअत होनी है वो क्या कुछ होने जा रहा है, और जो ऑर्डर आया है उसमें भी बात करूँगा। पहले चलते हैं हम FIA के केस के सिलसिले में। आज ज़मानत कबल गिरफ़्तारी का केस था, और पूछा गया FIA से, अच्छा ये नैब और FIA को ज़रा हम सब काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं। नैब करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस, अपनी औकात से ज़्यादा पैसे लेना, सेक्शन 9 के हवाले से बात है। बार बार मैं बात करता हूँ, बैकग्राउंड पे सेक्शन 9 आपके साथ वो चल रहा होगा, जिसकी सज़ा सेक्शन 10 में दी हुई है। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 3 और 4 चल रहा होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, वो उस हवाले से, ताकि क्लैरिटी हो सके। नैब का दायरा इख्तियार क्या है, आज कंफ्यूज करने की कोशिश की अदालत में, बैंकिंग स्पेशल जज बैंकिंग की कोर्ट के अंदर, और वो वतीरा वही है, कंफ्यूज करें आपको। लेकिन आपके साथ चीज़ें बहुत डिस्कस करने वाली हैं, तफसील जल्दी से बताऊंगा। और जो 20 सवालात हैं उसमें उसका भी जिक्र आया कि 8 तारीख को जो जवाब जमा कराया। पहले चलते हैं कि पेशरफ्त के बारे में पूछा गया, उन्होंने बताया कि जी हमें 8 अक्टूबर को तो इन्होंने जवाब दाखिल किया है। शहबाज इतने दिन मांग के और 8 अक्टूबर को जवाब, और जवाब क्या है वो बड़ा इररेलेवेंट और वेग बाब, यानी इस सिस्टम को, इस निज़ाम पे बहुत सख्त सवालात हैं। एक तो हम जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं वो इन्वेस्टिगेशन उस तरह नहीं कर पाती, वो भागा फिर रहा है, कोई जवाब ना दे, कोई मैकेनिज्म नहीं हमने रखा। हमें कम से कम चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में कानून साजी है, चले सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की तरफ आ जाएं, ताकि एक चीज़ें क्लैरिटी के साथ आ जाएं। और यही बताया है कि अकाउंट की तफसीलात देख रहे हैं, काफ़ी ढेर हज़ारों अकाउंट हैं, उन सब में वक्त चाहिए। और एक सवाल जो है FIA के प्रोसिक्यूटर ने अदालत के सामने उठा दिया और कहा कि ये जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये एंटी करप्शन का केस है, करप्शन के कॉन्टेक्स्ट में, कि यहाँ बैंक स्पेशल बैंक जज की जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये एक सवाल उठा दिया, और साथ का ताउन नहीं कर रहे, चीज़ें नहीं फ्राहम कर रहे। अमजद परवेज़ ने आखिर अदालत को बताया उनकी तरफ से कि ताउन हम कर रहे हैं, ये चलान पेश करें 173 के तहत, यानी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में मदद ना करें और चलान पेश कर दें। यानी ऐसे ही पे वही इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन तो पहले होनी है ना, किसी भी केस का ट्रायल होने से पहले फेयर इन्वेस्टिगेशन राइट है, वो होनी चाहिए। मॉलडाउन के केस में आपके सामने फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी, और दूसरी तरफ यानी फेयर इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही कर दें आप, और मेडिकल रिपोर्ट पेश की, बीमार हैं और आराम का कहा गया, लेकिन हम फिर भी पहुंच गए हैं। फिर वो डेट, इसमें हमजा शरीफ की तरह से, सॉरी शहबाज शरीफ की तरफ से, मैं अपोजिशन लीडर हूँ, 2-3 हफ्ते में मसरूफ़ होऊंगा। फिर पूछ के अदालत ने पूछ के डेट रखनी थी, अदालत ने पूछ ही का डेट रखी, और 30 अक्टूबर, आज 9 तारीख है, और 30 अक्टूबर यानी तकरीबन 21 दिन।
और ये हो रहा है। ये ज़मानतें हैं क़ब्ल गिरफ़्तारी किस तरह ये फ़ायदा लेते हैं, ये आपके सामने है। और जो अब आते हैं 20 सवालात की तरफ, यहाँ देखें, यहाँ बताऊँ, यहाँ FIA की भी मैं नाअहली कहूँ, कमज़ोरी कहूँ कि इनके पास या उस स्टाइल पे टीमें नहीं हैं, और FIA हमेशा ज़ेर असर रहा है हुकूमत वक्त के। कमज़ोर लोग रहे हैं, सिफारशी लोग काफ़ी भर्ती होते हैं, तो इसलिए वो मेरिट पर यानी अगर आप नैब का कंपैरिजन करें, नैब इस लिहाज से बहुत बेहतर है। अब चूँकि नैब अमेंडिंग ऑर्डीनेंस आ गया है, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तो वैसे ही नैब के पास जा सकेगी, वो तो करनी होगी, और FIA करेगी, और FIA का हाल आप लोगों के सामने। 20 जो सवाल याद हो गए, आपको पता है पूछे गए तो रटी टाइप बातें ही हैं, कोई अनोखी चीज़ नहीं है। और सवाल पूछा जाता है कि अकाउंट्स के हवाले से तफसीलात मांगी जाती हैं, सबूत मांगे जाते हैं, तो क्या कुछ होता रहा कि पब्लिक, यानी मिसाल के तौर पर पूछा जा रहा है पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से हैं, तो वो कहते हैं जी बच्चों से पूछें, बीवी से पूछें, और बीवी और बच्चे सारे आपको पता कहाँ हैं, वो लंदन भागे हुए हैं, नुसरत शहबाज भी और बाकी भी दे, पाकिस्तान में तो है ही नहीं, वो किससे पूछना है। और कमाल है। और इसमें फिर साथ उनका भी ये कहना है कि ये इन सालों का जवाब नैब को दे सका हूँ। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है वो नैब ऑर्डिनेंस के तहत है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसका दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं। यानी कोई इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी कर रही हो और FIA भी कर रही हो, ये नहीं कि मैंने पुलिस को जवाब दे दिया, FIA को भी जवाब होगा। इन्वेस्टिगेशन में आपको हर ये, लेकिन ये वतीरा है, आप लोगों को समझने आना चाहिए और ये निज़ाम के साथ किस तरह खेल रहे हैं। वो हाँ, हमजा आपको याद है पिछली दफ़ा जब सामने था और उसने बड़ा सिंपल सा कहा कि जी कि मैं जेल में था, इन सवालों का जवाब दे चुका हूँ। जेल में आप इस केस में नहीं थे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के, आप नैब के केस में थे। सवालों का जवाब नैब के कॉन्टेक्स्ट में दिया, इस कॉन्टेक्स्ट में जवाब अभी तक नहीं आया, ये याद रखिएगा। और एक और सवाल पूछा गया फेडरल के कानून के बारे में, इनको तो पता होना चाहिए, पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन क्या है, आप क्या समझते हैं इस पर, आपका नुक्ता नज़र क्या है, कोई जवाब नहीं इनके पास। और स्ट्रक्चर्ड कैश जो है ना, ये याद रखिएगा, विड्रॉल पैसे जो बड़े प्लानिंग के साथ लेयरिंग करने के लिए एक से दूसरे में जाना, दूसरे तीसरे में आना, ताकि क्लैरिटी के साथ चीज़ें ना आ जाए। और इस पर कोई नहीं, बहाना यही था कि सियासी मुकदमे की वजह से मैं फंसाया गया हूँ और मेरा कोई मलकियत है, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है उनका। और ऐसा एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, कमाल की बात है कि नुसरत शहबाज के 2008 तक नील रिटर्नें थी। 2008 के बाद जो FIA ने जो बताया वो तकरीबन 2009 में 137 मिलियन की रकम TTO के ज़रिए, TTO के पैसे कहाँ से आ गए। मैं इसलिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का बार बार जिक्र करता हूँ, ये जुल्म किया हुआ इन लोग, बड़े लोगों ने फ़ायदे उठाए हैं। और हमजा 1988-99 तक तो बचा था, और मैंने चौधरी शरीफ के आपके सामने इनकम टैक्स की रिटर्न चलाई थी, 9,36,211 रुपये आमदन थी। ये जो करोड़ों अरबों की बातें करते हैं, अब आप लोगों के सामने है। और इनसे अगर देखा जाए कि जब नहीं है, जब रिटर्न नहीं दे रहे, इसका मतलब आप अपने मियाँ के डिपेंडेंट हैं, बच्चे जो हैं बाप के डिपेंडेंट हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ आपको, और वो बहुत ज़रूरी है, मैं दूसरे प्रोग्राम में भी जिक्र करूँगा। मरियम और कई साफ़ी ये बात करते हैं कि मरियम तो पब्लिक ऑफिस होल्डर सज़ा क्यों देगी, वो सेक्शन 9 पढ़ लें, सेक्शन 9 पहले चल चुका है आपका। नवाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्डर, इसको एड अबैट करने में उसकी बेटी ने साथ दिया, जाली ट्रस्टेड बनाई, कैलिबरी फाउंड आपके सामने चीज़ें आ गई और बेनिफिशियल ओनरशिप आ गई। तो 9A12 XII उसका मतलब है मुआवनत करते हैं, अबैट करते हैं, एड करते हैं। इस पर मैंने ट्वीट भी किया था वो बाकायदा, और वो मैं अगले प्रोग्राम में चलाऊँगा, सिर्फ आप तक बताना यही है। और फिर यही है कि सियासी तौर पर मुझे मुकदमे में मुझे सवाल पूछे जा रहे हैं, मुझे सियासी तौर पर मुकदमे में फंसाया जा रहा है। तो ये है सवाल अपना बेवकूफ़ बनाना, आपके सामने सच नहीं बताना। 25 अरब का 12 इनके पास कोई सबूत नहीं है, सोए रहे, इनके अकाउंटों में पैसे कैसे आ गए कोई नहीं बताना। इन्होंने करप्शन का पैसा रूट होके हुंडी के ज़रिए बाहर जाना और उनके अकाउंट में आना। अगला सवाल है जस्टिस काजी फाइसा के केस के बारे में आपसे बात करनी है। आप कई सवाल पूछते हैं, एक तो तफसीली फ़ैसला जो नज़रसानी का आपको पता है, आपको याद होना चाहिए, और आप लोगों के सामने बड़ा वाज़ेह तौर पर आपको पता है कि पहले 7/3 से जब FBI में मामला भिजवाया था, FBI की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। बैकग्राउंड पे मैं फिर दोबारा वो FBI की रिपोर्ट चला दूंगा कि FBI की रिपोर्ट के अंदर 10.5 करोड़ के हवाले से
ये अपना फ्लैटों के बारे में बात आई, 1 करोड़ रुपया अगर आमदन में, हालांकि खर्चे बच्चे कहाँ से करने हैं आपके सामने, बच्चों का पैसा जो बाहर जाता रहा आप लोगों के सामने, तो अभी तक कोई तफसीलात नहीं आ सकी हैं। जॉइंट बैंक अकाउंट आप लोगों के सामने है, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, लेकिन 6/4 से जो है ना वो FBR को भेजना और सारा मामला सेट असाइड कर दीजिए, उसका तफसीली फैसला अभी तक नहीं आया। कौम मुंतज़िर है, सवाल करते हैं, मेरे बस में नहीं है जी, मैं नहीं कुछ भी कह सकता। जिन्होंने उसको सारे को सेट असाइड करी, पहले जिम्मेदारी उन जजेस की है कि वो बताएं किस बुनियाद पे। पहले तो बड़ी सीधी सी बात है, यानी बुनियाद बड़ी भाई, पहले जज जो फैसला जो डाइसेंटिंग नोट इस फैसले का आएगा, आपने सेट असाइड किया, पहले तो आपने फैसला देना है ना, उसके बाद डाइसेंट नोट के हवाले से बात आनी है, लेकिन तफसीली फैसला अभी तक नहीं आया। और ये क्यों नहीं आ रहा, आना चाहिए अभी, उस वक्त जब सारी चीज़ें सामने आ चुकी थी, तफसीली फैसला कौम को पता चलना चाहिए। दूसरी बात है, अभी आगे चलने से कबल आप ज़रा पहले खालिद जावेद खान की ज़रा सुन लें, जो कमरान खान के प्रोग्राम में उन्होंने बात की, वो क्या कहा, ज़रा पहले फिर सुन लें, फिर मैं आपके सामने बात है। इसमें कामरान साहब जवाब देने से पहले एक छोटी सी रिजर्वेशन में बता दूं, इस केस में क्योंकि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था तो मैं ज़ाती तौर पे पेश नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है और अब कोई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्योंकि एक पब्लिक प्रॉपर्टी होता है तो बहैसियत कानूनदान, नॉट बहैसियत अटॉर्नी जनरल, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले आए उसको मनो अन कबूल करना चाहिए। कानून में अगर कोई ऑप्शन हो वो ज़रूर एक्सरसाइज करना चाहिए। क्यूरेटिव रिव्यू मेंटेनेबल है नहीं है, ये क्योंकि कोर्ट के सामने ये सवाल है तो मैं इस पर मुनासिब नहीं होगा कि कोई कमेंट करूं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि कोई भी हुकूमत हो, हिज़्ब इख्तिलाफ हो, अदलिया मजबूत होगी, आइन मजबूत होगा। अदलिया सिर्फ जब मजबूत होगी जब अदलिया मुत्तहद है। अदलिया लोगों की बुनियादी हुकूक की ज़ामिन है, आइन इंटरप्रेट करते हैं। जब तमाम लोग बमाए हुकूमत, हिज़्ब इख्तिलाफ जब महसूस करते हैं कि अब हमारे पास कोई वेन्यू नहीं बचा, हम अदलिया के पास जाते हैं। किसी हुकूमत की, किसी हिज़्ब इख्तिलाफ के इंटरेस्ट में नहीं है कि अदलिया के किसी भी फैसले को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। फैसले से कंट्रोवर्सी ज़रूर जनरेट होती है, लेकिन मैच्योर कौमों की अगर हम देखें माजी में, वो आगे बढ़ते हैं। अब ये फ़ैसला बहुत से लोग इस पर तनकीद करते हैं, बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं, और इसमें 2 बुनियादी उसूल थे। एक तो अदलिया का ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस देमसेल्व्स, दूसरा था अदलिया की इंडिपेंडेंस, और उसमें कुछ लोगों की नज़र में इस प्रिंसिपल पे क्लैश था। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब क्योंकि और तजर्बे ने ये बताया कि जब भी हुकूमत वक्त की तरफ से इस तरह का कोई रेफरेंस फाइल हुआ है तो उसका नतीजा बहुत ज़्यादा ना हुकूमत के लिए अच्छा हुआ है ना अदलिया के लिए। तो हमें इन चीज़ों से सबक सीख के आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे यकीन है, और मैं आपको ज़ाती तौर पे अपनी इंफॉर्मेशन से बता सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर है और होना चाहिए, लेकिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज वर्सेस जज साहिबान की अप्रोच ये है कि हमारे ये सब एक दफ़ा फैसला आ जाए तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का जजमेंट नहीं होता। सर वो सुप्रीम कोर्ट में तो जो तकसीम है या जो मसला है वो सामने है, लेकिन हुकूमत तो उसमें कंट्रीब्यूट ना करे ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, एक बहुत ही टेंस सिचुएशन थी और एक बहुत ही मुश्किल कैफियत थी, और उसमें आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जज साहब के हवाले से फैसला आ गया, दैट्स इट। अब उसको फिर मज़ीद क्यूरेटिव रिव्यू और फिर इंसिस्ट करना उसको मुख्तलिफ दामे वर में सुखने के उसको किसी सूरत से ज़िंदा रखा जाए, ये शायद इतना मुनासिब नहीं है। कानून साहब, क्योंकि क्यूरेटिव रिव्यू की एप्लीकेशन पेंडिंग है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ ये हरफ आखिर नहीं है। और बहैसियत अटॉर्नी जनरल मेरी पूरी कोशिश ये है, और मैं वो कोशिश जारी रहेगी, कि अदलिया और हुकूमत के दरमियान जो आइन के मुताबिक एक ताल्लुकात होना चाहिए। और अगर कोई भी ऐसी चीज़ें बमाए क्यूरेटिव रिव्यू के मेरी दानिश में अगर वो अच्छी ताल्लुकात के रास्ते में आएगा तो मैं यकीनन अपना रोल अदा करूँगा। ये आपने खालिद जावेद खान से जो गुफ्तगू हुई वो अटॉर्नी जनरल की, वो सारी आपने सुन ली। 2 बातें हैं, एक तो मैं बताता चलो क्यूरेटिव, देखें यहाँ ये कुछ लोगों ने इसका इंप्रेशन ये ले लिया कि गवर्नमेंट बैकफुट पे जाएगी। गवर्नमेंट क्या मतलब, गवर्नमेंट आपस में एनआरओ कर रही, मुफाहमत कर रही। क्यूरेटिव पिटीशन पे अभी इंटरप्रिटेशन होना बाकी है। आइन का आर्टिकल 188 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, जिसमें रिव्यू, और मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर दोबारा कहता हूँ कि इसमें
नज़रसानी के हवाले से कानून पार्लियामेंट बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट रूल 26 के हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ, वहाँ सिर्फ एक कदगल लगाई है कि एक रिव्यू फाइल हो सकती है। आर्टिकल 188 ये नहीं कहता एक रिव्यू की बात, वो आपके रूल्स कहते हैं एक रिव्यू के हवाले से बात। तो इसीलिए पिटीशन जो दायर की 184, 187 और 180 क्यूरेटिव पिटीशन, इसका नाम इसलिए दिया कि एरर है, यानी आप क्या जज की जो है ना, जज की क्या आप एहतसाब बंद कर देंगे? आप एहतसाब तो ख़त्म नहीं कर सकते ना। 209 आर्टिकल जिंदा है और 209 आर्टिकल बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे, आपको आ जाए। इसमें मैंने ख़त भी लिखा था चेयरमैन नैब को कि जजेस के बारे में अगर मिसकंडक्ट के हवाले से बात हो तो चेयरमैन नैब जो है ना, क्या जजेस के बारे में एहतसाब कर सकते हैं? मेरी नज़र के मुताबिक बड़ा वाज़ेह तौर पर कर सकते हैं। तो यहाँ आपको पता है नज़र मोहम्मद चौहान ने लंदन से, अमेरिका से सॉरी, एक नया रेफरेंस दाखिल कर दिया था और रेफरेंस में यही सवाल उठाए जो कि अभी तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एडजुडिकेट नहीं किया इस इशूज़ के ऊपर। तो उस पर एडजुडिकेट करना है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है, उसी को फैसला करना है। और उन्होंने बाकायदा एफिडेविट मुझे बताया, उन्होंने फ़ाइल कर दी है। अब कब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मैटर को टेकअप करती है वो आपके सामने आ जाएगा। खालिद जावेद खान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने जो बातें की बड़ी बैलेंस बातें की और वो ठीक है कि अदलिया मजबूत देखना है, इत्तेहाद सामने आना चाहिए। जैसे काजी फाइसा के मामले में डिवीज़न नज़र आ रही है, हालांकि जो डिवीज़न कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए उन जजेस को कि उन्हें एहतसाब का निज़ाम आगे चलना चाहिए। भाई एक मेरिट पे आए, मेरिट पे उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करे ताकि मुंतकी अंजाम तक पहुँचे। ये तो फैसला उन जजेस को करना है जो ये समझते हैं कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए एहतसाब। मैं नहीं समझता ना इनकी मंशा है ना कानून की मंशा है, एहतसाब मुंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। और आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास रेफरेंस आ चुका है, अब उनका काम है और उसको फिक्स करना और सारे मामलात को उसके मुंतकी अंजाम तक ले जाना। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।